जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्पीड एंड फोर्स, बल और गति से जुड़ी जितने भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है साथियों, आप सभी को हमने पिछले एक वीडियो में एक छोटा सा चैलेंज दिया था। चैलेंज क्या था कि मेटल एंड नॉन मेटल, केमिस्ट्री के मेटल एंड नॉन मेटल से मोस्ट वीवीआई मोस्ट 15 प्रश्न को आपको दिए थे, जो सभी के सभी दूध भात वाला प्रश्न था, सभी के सभी हलवा प्रश्न था, मतलब वह सभी के सभी इजी प्रश्न था। आपको हमने एक छोटा सा चैलेंज दिया था कि आपको सिर्फ 15 प्रश्न में 15 प्रश्न सही करना है, जिसमें लगभग बच्चे जो हैं 15 प्रश्न में 15 प्रश्न सही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लगभग बच्चे कमेंट नहीं किए हैं। 2 से 3 बच्चे ही कमेंट किए कि सर मेरा 15 में 15 प्रश्न सही हुआ है, सर मेरा पूरा सही हुआ है, सर मेरा 100% सही हुआ है। इस तरह का जो कमेंट आया है, मात्र 2 से 3 कमेंट आया है और आप लोग नहीं कमेंट किए हैं, तो इसका जो मतलब हो रहा है कि आपका जो है 15 प्रश्न में 15 प्रश्न सही नहीं हुआ है। मतलब आपका अगर एग्जाम 9 जुलाई का होता, अगर बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम अगर 9 जुलाई को होता तो आप क्लीन बोल्ड हो जाते, मतलब आपका विकेट गिरना तय था, क्योंकि यह सभी दूध भात वाला प्रश्न था, हलवा प्रश्न था और इजी का इजी प्रश्न था, एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, सभी का सभी थ्योरी था। अगर आप यह सभी हलवा प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कैसे मान लेते कि 9 जुलाई को जो एग्जाम में आप बैठते तो उसमें आप सही के सही प्रश्न कर लेते, नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो आज का जो प्रश्न है स्पीड एंड फोर्स, यह जो केमिस्ट्री फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह सभी का जो प्रश्न है ना, इसमें भी 15 प्रश्न है और सभी के सभी दूध भात वाला प्रश्न है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सही करना है और ईमानदारी पूर्वक बताना है कि सर मेरा 15 में 14 सही हुआ है, 10 सही हुआ है, 8 सही हुआ है, 7 सही हुआ है। जितना सही हुआ है उतना आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ ही मेरे जितना भी यूट्यूब फैमिली के मेंबर है उनका तैयारी किस लेवल का है, उसी तरह से हम चलेंगे, उसी तरह के स्पीड से हम भी चलेंगे। ठीक है ना। क्योंकि समय बढ़ गया है तो हम भी चाह रहे हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट वाइज, सभी चैप्टर वाइज आपको पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू प्रोवाइड करें। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप अपने लेवल बताएं, आपके लेवल के अनुसार हम लोग स्पीड करेंगे। ठीक है। तो स्पीड एंड फोर्स से एमसीक्यू जितने भी बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको अभी देख लेते हैं। यह सभी प्रश्न हलवा प्रश्न है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है। थोड़ा समय लीजिएगा मगर आप करेक्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वेग का एसआई मात्रक होगा। पहला प्रश्न साथियों आपसे पूछ रहा है वेग का एसआई यूनिट होगा। एसआई यूनिट का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिए थे जिसमें 50 से 60 प्रश्न एसआई यूनिट का था। अगर आप वो नहीं देखें तो वो जाकर देख ले और उसको रट्टा मार ले, क्योंकि एसआई यूनिट से बिहार पॉलिटेक्निक में 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, चाहे यो झारखंड पॉलिटेक्निक हो, दिल्ली पॉलिटेक्निक हो, एमपी पॉलिटेक्निक हो, यूपी पॉलिटेक्निक हो, यह सभी में एसआई यूनिट से पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई यूनिट सभी में पूछा जाता है। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। बोर्ड एग्जाम तक में भी एसआई यूनिट पूछा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है वेग का एसआई मात्रक होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि वेग का एसआई यूनिट क्या होगा। ए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, बी मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, सी किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है और डी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। साथियों आप सभी को बताना है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आपका पहला प्रश्न गलत हो रहा है तो आपका शुरुआत ही गलत हो जाएगा। ठीक है। तो समय थोड़ा ध्यान लगाकर आप बताइएगा वेग का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का एसआई यूनिट। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 2 कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो वह यह कदम होगा। कह रहा है आपसे कि कोई वस्तु समय बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। कह रहा है कि कोई वस्तु को बताया गया था कि 10 मिनट में पहुंचना है, वो समय से पहले ही पहुंच रहा है, वो समय से पहले पहुंच रहा है, तो वो कैसे चला होगा, वो उसका कदम किस तरह का रहा होगा। ए शून्य वेग से चलती रही होगी, या बी अचर चाल से चल रही होगी, या सी त्वरण
अचर से रही होगी या डी वेग एक समान रही होगी। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि अगर हमें समय से पहले पहुंचना है तो हमें शॉर्टकट पकड़ना होगा और स्पीड भी चलना होगा। मतलब हमको दिशा भी हमको चाहिए, गति भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। तो गति और परिमाण जो मिलेगा आपको वो सदिश में मिलेगा, और सदिश जो इसमें है वो है कौन, त्वरण है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, का त्वरण अचर चाल से चली होगी तभी वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सदिश राशि है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी राशि सदिश है। ए ताप, बी विस्थापन, सी चाल या डी कार्य। साथियों आप सभी जानते हैं कि सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि सदिश पूछ रहा है कि परिमाण और दिशा यह चारों ऑप्शन में से किस में है। तो ताप में परिमाण है मगर दिशा नहीं है। विस्थापन में जो है दिशा और परिमाण दोनों है। विस्थापन में ना दिशा और परिमाण दोनों है। कैसे है, मान लीजिए एक अलमारी है, ठीक, यहाँ पर रखा हुआ है ए पॉइंट पर, अब यहाँ से बी पॉइंट पर ला रहे हैं तो यहाँ से यहाँ लग रहा है तो यह दिशा लग रहा है, पूर्व से पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट लग रहा है। और यहाँ से यहाँ लाने में जो परिमाण लग रहा है, मतलब जो खर्च हो रहा है, फोर्स लग रहा है, इसी को कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक अदिश राशि है। सवाल नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि इसमें से बताना है कि आपको कौन सा अदिश राशि है। तो आप सभी जानते हैं कि अदिश राशि किसे कहते हैं कि केवल और केवल परिमाण हो, दिशा न हो, बल में, कार्य में, संवेग और त्वरण, यह चारों ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी राशि में सिर्फ परिमाण है और दिशा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्य है ना, कार्य में परिमाण है, एक परिमाण है मगर दिशा नहीं है। ठीक है ना, परिमाण है मगर दिशा नहीं है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सदिश है। आपसे पूछ रहा है फिर निम्नलिखित में कौन सदिश है। तो आप सभी उसी वक्त देखे थे कार्य, द्रव्यमान, चाल और विस्थापन, तो आप उसी समय देखे थे कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में से किस समूह की राशियां सभी के सभी सदिश है। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सी राशियां हैं जो सभी के सभी सदिश है। द्रव्यमान, भार, कार्य, ये सदिश है तो नहीं भाई। बी आयतन, ऊर्जा, द्रव्यमान, यह दाब, यह सही सदिश है तो नहीं। तो वेग, त्वरण और बल, यह तीनों में जो है ना, यह तीनों में सदिश राशि है। परिमाण और दिशा यह तीनों में पाया जाता है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न सवाल नंबर 7 कर रहा है कि यदि 2 राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियां किस प्रकार की होगी। कह रहा है कि 2 राशियां, मान लीजिए एक राशि ए और बी, और कह रहा है कि 2 राशियां, एक यहाँ पर लिख देते हैं सी और डी। ठीक है, अब कह रहा है दोनों परस्पर मतलब आमने सामने और बराबर हो तो उसमें क्या होगा। तो यह परस्पर यहाँ तक पहुँच रहा है और ये भी यहीं तक पहुँच रहा है, तो यह सरल रेखा, यह क्या रेखा होगी, तो यह जो होगी वह बराबर होगी। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा क्या, बी। अब सवाल नंबर 8 पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 8 आपका पूछ रहा है कि सवाल नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति पटना से चलकर कलकत्ता पहुंचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ समझने का जरिया है और कुछ नहीं। कह रहा है कि कोई व्यक्ति पटना से चला और कोलकाता पहुंच गया, मतलब ए से चला और बी तक पहुंच गया, फिर बी से चला और ए तक पहुंच गया, मतलब ए से चल के बी तक गया और बी से चलकर ए तक पहुंच गया है, मतलब कहीं रुकवे नहीं किया है, कहीं अगर इसका रुकावटें नहीं आया तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 9 कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होती है। ए चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, या बी चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, या सी चाल चर और वेग अचर रहते हैं, या डी चाल अचर और वेग चर रहते हैं। साथियों आप सभी का जवाब देना है कि
एक समान वृत्तीय गति में किस तरह के चाल रहते हैं और किस तरह के चाल रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आप सभी को बताना है। तो देखिए एक पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, वृत्त बना लेते हैं। आप यहाँ पूछ रहा है कि आपका चाल जो किस तरह का रहेगा। तो देखिए मान लीजिए एक वृत्त है, मान लीजिए एक घड़ी है, तो इसमें जो है इस प्रकार वो घूरती रहेगी। तो ये पहला नंबर, तो ये जो चाल इसका है वो अचर हो गया। और वेग मान लीजिए यहाँ पर इसका वेलोसिटी शून्य होगा, मान लीजिए ये घूर्णन कर रही है, तो यह तय है कि इसका वेग जो है वो घूर्णन नहीं करेगी, ठीक है ना। तो वेग उसका है से चल रहेगी और इसका जो एक समान चाल जो है वो अचर रहेगी। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यदि त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखा वेग v है और कोणीय वेग ओमेगा हो तो क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है कि वेग v हो और कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होगा। तो देखिए कार यहाँ पर एक वृत्ताकार बना रहे हैं और एक त्रिज्या चल रही है, एक त्रिज्या चल रही है, ठीक है, पथ पर चल रही है, एक पथ पर चल रही है, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु का वेग, यहाँ पर वेग जो है वो v है और इसका जो कोणीय वेग जो है, ये कोणीय वेग जो है वो ओमेगा है, ठीक है ना। तो इसका मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि वेलोसिटी वेग बराबर जो होगा वो होगा v बराबर r बाई ओमेगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सवाल नंबर 11 की घड़ी में पेंडुलम की गति क्या होती है। ये तो आप बिहार बोर्ड के कितना बार मॉडल सेट प्रीवियस ईयर में कितना बार रट्टा मारे होंगे, इसका कोई गिनती नहीं है। क्योंकि हम भी 10वां में पढ़ रहे थे तो उस समय हमको भी यह प्रश्न को अभी भी याद है कि घड़ी की पेंडुलम की गति क्या होती है। और आप लगातार MCQ क्वेश्चन मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड टीचर मारकर कुछ भी करके आपको जरूर पढ़ाए होंगे। अगर आप सभी नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं पढ़े होंगे यह प्रश्न, तो मान नहीं सकते क्योंकि यह काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होगी। आप सभी छात्र को यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बताना है ए स्थानांतरणीय या बी वृत्तीय या सी घूर्णन या डी दोलनी। घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है। तो आप सभी जानती हैं कि वह दोलनीकरण होती है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। घड़ी की पेंडुलम की जो गति होती है वो दोलनी होती है, ठीक है। अब दोलन गति होती है। अब सवाल नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि एक समांतर रेल पटरी पर 2 रेल इंजन विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यदि एक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उनके बीच अपेक्षित वेग क्या होगा। देखिए प्रश्न बड़ा होगा, हम आपको लगातार आपको बोल रहे हैं कि प्रश्न बड़ा होगा तो उसका आंसर बहुत ही छोटा होगा। और प्रश्न देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि जितने बड़े प्रश्न होंगे उसी के अंदर में आपको आंसर छुपा होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है आपको, यहाँ पर बोल रहा है कि एक समांतर रेल पटरी है, मतलब एक इक्वली रेल पटरी है, उसके 2 रेल इंजन विपरीत दिशा में है। मान लीजिए यह एक रेल इंजन इधर से है और एक रेल इंजन इधर से, ठीक है। एक रेल इंजन ए से, मान लीजिए एक रेल इंजन का ए और इसका बी मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि एक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मतलब v बराबर आपका मान लेते हैं 40 km/h किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और दूसरा का 60 किलोमीटर है तो इसको हम 60 km/h लिख देते हैं प्रति घंटा, ठीक है। कह रहा है कि एक समांतर रेल पटरी, तो एक समांतर में है, एक विपरीत दिशा में और एक सीधा दिशा में है। तो यह यहाँ पर है और यह एक दिशा में है। तो देखिए विपरीत दिशा में जो होगा वो माइनस में होगा, ठीक है ना। तो यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो उसको हम माइनस में लिख देते हैं और 40 किलोमीटर जो प्रति घंटा है वो 60 में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि अपेक्षित वेग क्या होगा। तो वो a इंटू वी बराबर a इंटू बी पूछ रहा है। तो a इंटू बी जो होता है v माइनस va माइनस vb होगा, va माइनस vb होगा, ठीक है। va माइनस a इंटू बी इक्वल टू va माइनस vb। कैसे हुआ vb। देखिए a जो है वो 40 किलोमीटर है, b जो है 60 किलोमीटर है। वेलोसिटी या वेग पूछ रहा है तो va माइनस vb पूछ लिया है, ठीक है। तो va जो है वो कितना है +40 है, +40 है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस, और यह जो है 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर विपरीत रेलगाड़ी है, ठीक है ना। तो उसको हम माइनस में लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसको माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 60 और 40 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 100, वो हो जाएगा 100। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी
100 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ हो ही रहा है, प्रश्न में कुछ है, कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है कि क्या कह रहा है और उसको पकड़ के धर के रेत देना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 13 पूछ रहा है कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं। ये तो और इजी प्रश्न है, आप सभी रट्टा भी मारे हुए हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं। ए बल आघूर्ण, बी संवेग या बी बल संवेग या सी संवेग या डी आवेग। साथियों आप सभी को बताना है कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, सी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि संवेग को हम किस में मापते हैं। आपसे पूछ रहा है संवेग को किस में मापते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि स्पीड को मापने के लिए हम संवेग का प्रयोग करते हैं, संवेग मीटर का प्रयोग करते हैं स्पीड को मापने के लिए। ठीक है, तो गति की मात्रा को मापने के लिए हम संवेग का प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा। कह रहा है कि एक असंतुलित बल, मान लीजिए किसी अगर 50 किलो का एक चीनी का बोरा है, ठीक है, उसमें अनलिमिटेड फोर्स लगा दिया जा रहा है। मान लीजिए 50 किलो का एक बोरा है, इसमें हम 60 किलो का फोर्स लगा दी और अनबैलेंस फोर्स कह रहा है कि अनबैलेंस फोर्स लगा दिए, 60-70 किलो का ताकत धर के में उछल दिए। तो वो जो त्वरण होगा ना, इसके परिमाण में बदलाव आ जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर ही है तो इसको हम धक्का देंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा, मतलब यहाँ से भी यहाँ पर भी आ जाएगा और उलट पुलट भी हो जाएगा, मतलब ये गिर फिर भी जाएगा। तो वो जो कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो जो उत्पन्न त्वरण होगा ना वो बल के समानुपाती होगा। वो क्या होगा, बल के समानुपाती होगा। मान लीजिए 50 किलो का ये चीनी का बोरा है, अगर 85 किलो का या 45 किलो का अगर हम बल लगाएंगे तो इधर टस न मस होगा, ये हिलवे नहीं करेगा, ये हिलवे नहीं करेगा। 50 किलो का है, 50 किलो का अगर बल लगाएंगे तो हिलवे नहीं करेगा। 51 किलो का बल लगाएंगे, 51 किलो से धक्का देंगे तभी जाकर हिलेगा। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 51 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बल के समानुपाती होगा। चलिए साथियों, आप सभी को जितने भी आप सही किए हैं घबराना कोई नहीं है, यह सभी प्रश्न दूध भात वाला ही है। आप सभी को अगर हार्ड लग रहा होगा तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है वो कमी है, पढ़ाई में आपकी कमी है, बहुत ज़्यादा ही कमी है। ठीक है ना, यह सभी हलवा प्रश्न था। आपको 15 में कितने प्रश्न सही किए हैं आप अपनी ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा 10, 12, 15 या 8, 9 जितना भी सही है आप अपनी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। अगर मान लीजिए 20 बच्चा का अगर 15 में अगर 10 सही हुआ होगा तो हम 10 के हिसाब से उसका लेवल चालू करेंगे, उसी तरीका का पढ़ाई चालू रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन पाना है। इस बार ना 2022 का जो 29 जुलाई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिर्फ सिलेक्शन पाना है। ये नहीं, पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेक्शन भी पाना है हर हाल में। ठीक है ना, ठीक है, तो आप अपना बताइएगा कि कितना सही किए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।